गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स के हिसाब से अगर देखें तो ये थर्ड चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी है। अगर मैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस का बात करूं तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस नियर टाइम्स में 1 से 2 क्वेश्चन जेईई और नीट में रहा है। बट ये चैप्टर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? तो बोर्ड्स में इसका रेलेवेंस बहुत ही ज्यादा है। बोर्ड्स को अगर देखें हम लोग तो बोर्ड्स में 7 से 8 नंबर का होता है, और अगर रिड्यूस सिलेबस या रिमूव सिलेबस के हिसाब से देखें इट माइट वेल गो टू 10 मार्क्स। ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, चैप्टर थोड़ा स्प्रेड है। कई चीजें इस चैप्टर की आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखी है, बेसिक्स क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है, उसी को हम इलेबोरेट करेंगे क्लास 12th में। ठीक है, 10th में जो आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर की एक बात और बताऊं तो ये इस साल इस क्वेश्चन से कम हुआ है, इस साल इस चैप्टर से कम क्वेश्चन आए, लेकिन जनरली इट इज अ गुड चैप्टर, और ये 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी जेईई और नीट के एग्जाम में आता है। तो हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में कुछ भी लूज ना करें। सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर में बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस नहीं मिलेंगे। जो पहले डेरिवेशन वाला सबसे बड़ा चैप्टर हमारा खत्म हो गया, बट आज की शुरुआत हम लोग डेरिवेशन से ही करेंगे। ठीक है, एंड यू विल रियलाइज इट, ये सिर्फ समझने वाला टॉपिक है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला टॉपिक नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। टुडेज डेट इज 14th ऑफ जून। आज अपना दिन 14th जून है। मैं इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन पे पहले आपको लेके जाना चाहूंगा। क्या है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर कंपोनेंट्स। अगर शुरुआत करें चैप्टर में, अगर सबसे पहला क्या है अपना बेसिक इंट्रोडक्शन जो आज हम लोग करेंगे। अगला ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ हमारा अगले लेक्चर तक चलेगा, 2 लेक्चर चलेगा हमारा। इसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस और उसके कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जैसे पढ़ा था वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद एक नया टर्म शुरू होगा किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होगा, और फिर आरसी सर्किट होगा। तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर दिखने में बड़ा हो, 8-9 लेक्चर लगेगा, लेकिन ये इतना बड़ा चैप्टर ब्रॉडली होगा नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डे। सबसे पहले आज शुरू करते हैं हम लोग आज अपने सिंपल प्रीमियर टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ठीक है, आप सब लोग जानते हो, क्लास 10th में पढ़ चुके हो व्हाट इलेक्ट्रिक करंट मींस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में एक सिंपल सा है। जो क्वेश्चन टेस्ट में नहीं हुए हैं हम उनके लिए अलग डिस्कशन रखेंगे विद इन 2 days। आप उस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर लीजिए। ठीक है, दोबारा ट्राई कर लीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। आप क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर लो, देन विल हैव आवर डिस्कशंस। ठीक है, ओके, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अरीज ने बोला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही है। अगर इलेक्ट्रिक करंट मुझे कोई बोलता है तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला आता है वो क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही वर्ड पहले हमारे दिमाग में आता है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसी को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्लियर है? बिल्कुल सही है। रिया ने कहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को लिखते हैं हम लोग टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट। ठीक है सब लोग, डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट। क्लियर है? करंट। अगर सिंपल मैथमेटिकली अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूं, मैथमेटिकली अगर लिखने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैथमेटिकली I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सिंपल, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या हो जाता है इसका करंट का? एम्पियर। यूनिट इसका हो जाता है एम्पियर। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, कैसी क्वांटिटी है, तो ये भी हम जानते हैं ये एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? जल्दी लिखिए सब लोग, सिंपल बेसिक चीज है। करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पियर। क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी। होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब थोड़ा और आगे देखें अगर हम लोग, तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन का मान लीजिए मतलब कुछ इस तरीके, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया है और मान लीजिए इससे हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो मान लीजिए चार्ज कौन फ्लो करता है? तो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लीजिए अगर हमने कहा कि कुल मिला के n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया, n इलेक्ट्रॉन्स, अगर n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए तो जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? Q/T है जो, वो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इंटू E/T भी कह सकते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? अगर मान लीजिए हमने कहा कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं? I इक्वल टू Q/T। Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग? n क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। आखिर अगर n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? n इंटू इलेक्ट्रॉन। E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्लियर है? E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर? अगला आता है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन करंट का कितना होगा? करंट का डायरेक्शन कितना होगा? क्या होगा? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट के फ्लो का डायरेक्शन अज्यूम करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? राइट टू लेफ्ट होगा। तो इसमें हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कन्वेंशनली। कन्वेंशनली हमने माना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to flow of, opposite to direction of flow of electrons. Is this clear to all of you? क्या ये सबको क्लियर है? हमने बड़ी सिंपल सी बात की। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं हम लोग करंट। क्लियर है? हमने उसके बाद क्या कहा कि I इक्वल्स मैथमेटिकली क्या होगा? Q/T होगा। यूनिट क्या होगा? एम्पियर होगा। और क्वांटिटी कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। फिर हमने क्या बात किया? फिर हमने बोला कि मान लीजिए ये फ्लो ऑफ चार्ज हो कौन रहा है? कौन चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। हमने बोला कि मान लीजिए अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Ne हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू Ne/T हो जाएगा। फिर हमने बात किया कि डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन जो होगा वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होगा। मैं एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। मैं एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। हमने क्या देखा कि मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन में एक एरिया में एक कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। क्लियर? तो इस केस में अगर मेरे से कुछ सिंपल भाषा में पूछेगा कि करंट कितना होगा, आई कितना होगा, तो आई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? हम आई इक्वल्स लिख सकते हैं नेट फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टी। नेट फ्लो ऑफ चार्ज। अब मैं कह रहा हूं कि 10 और 4 इधर है तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? अगर मैं बोलूं कि नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई मेरे से पूछे तो क्या कह सकते हैं? 10 - 4 कितना? 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो I इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग? I इक्वल्स टू लिखेंगे 6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन
टाइम। बोलिए, इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर सबको? वैष्णवी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो I इक्वल्स टू नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन टी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम्पियर। और अगर कोई पूछे कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो बड़ा क्लियर है, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। क्या आई थिंक सबको बेसिक करंट तो समझ में आ गया होगा? इज इट क्लियर? क्या इज दिस क्लियर? क्या सबको बेसिक करंट समझ में आ गया? क्या किसी को कोई दिक्कत है बेसिक करंट में तो मुझे बताओ। और मैं जो इतनी कहानी सुना रहा हूं ये 10th में भी आपने पढ़ रखा है, ये सेम चीजें आपने 10th में पढ़ा था। क्यों सिद्धांत, पढ़ा था कि नहीं 10th में? झूठ भी नहीं बोल सकते हो, हम ही ने पढ़ाया था। यही कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। आई थिंक सब लोग जल्दी से लिख लो इसको, थोड़ा चीज है लेकिन हाँ, अगर चैप्टर का स्टार्टिंग ही इसी से है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। जल्दी से नोट करें सब लोग। Giving you 1 minute time, I think. वेरी गुड, आगे आगे बढ़ते हैं। से यस इफ रिटन। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज करंट और इंस्टैन्टेनियस करंट के बारे में। एवरेज करंट क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एवरेज करंट की बात करें तो जनरली एवरेज करंट हम लोग किसी टाइम इंटरवल में निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे एवरेज एवरेज करंट, अगर कोई आपसे पूछता है तो एवरेज करंट होता है किसी टाइम इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल में एवरेज करंट इक्वल्स टू होता है नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बाय टोटल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। याद रखिएगा, आई एवरेज इक्वल्स टू होता है टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, टोटल बाय टोटल। क्लियर है? मतलब सिंपल सी बात करूं, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में लिखूं, अगर टोटल चार्ज फ्लो पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, that is the average current. This is the average current. Clear? I average equals to delta Q upon delta T. Clear? मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल लिया था, पिछला वाला एग्जांपल लिया था, वहां भी हम एवरेज करंट ही निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर? एवरेज करंट इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, लिख लीजिए इतना। अगला है इंस्टैन्टेनियस करंट। इंस्टैन्टेनियस करंट का मतलब होता है किसी एक वक्त पे कितना करंट। तो हम ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। तो अगला हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टैन्टेनियस करंट। आप क्योंकि मैथ्स में लिमिट पढ़ चुके हो तो मैं थोड़ा आपका दिमाग यूज करूंगा। इंस्टैन्टेनियस करंट क्या होता है? इंस्टैन्टेनियस करंट इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी वेयर लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। खास करके बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा समझना जरूरी है क्या है। मैथ्स वाले बच्चे तो आई थिंक समझ गए होंगे कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है।
इसका मतलब है कि जो दो पॉइंट के बीच हम लोग निकाल रहे थे उनके बीच का जो इंटरवल है बहुत ही कम हो गया है, इतना कम कि ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। इसका मतलब हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। दो पॉइंट अगर बिल्कुल ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास ही रखे हुए तो कौन सा पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट है। तो लिमिट लगा दिया तो वो क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस मिल गया। याद रखिएगा इसी को हम लोग कहते हैं dq अपॉन dt। इसी को हम लोग कहते हैं dq अपॉन dt। तो याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस करंट होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है dq अपॉन dt। अगर किसी वक्त का करंट निकालना हो तो इसको आप क्या निकालिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। अगर किसी इंटरवल में निकालना हो तो टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम करिएगा। इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर? एग्जांपल देके समझाओ क्या? चलिए एक एग्जांपल देके समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि मान लीजिए जो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कुछ दिया हुआ है 3t² प्लस 2t प्लस 4। चार्ज दिया हुआ है कि चार्ज जो हो रहा है वो टाइम के साथ कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? तो अगर मैं बोलूं कि फाइंड ए पार्ट एवरेज करंट in t equals to 0 to t equals to 3 seconds. B. Current at t equals to 0 and t equals to 3 seconds. समझिएगा बात को, दोनों बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पूछ रहा है 0 से 3 सेकंड, वो है एवरेज, और एक पूछ रहा है 0 सेकंड एंड 3 सेकंड, वो है इंस्टेंटेनियस। हम दोनों निकालने की कोशिश करते हैं। मैं पहला निकालने की कोशिश करूंगा एवरेज। तो एवरेज अगर निकालना है तो याद रखिएगा, अगर फर्स्ट पार्ट हम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे बताइए q कितना है। t इक्वल टू 0 पे q है 4 कूलम और t इक्वल्स टू 3 पे है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 3 27 प्लस 4 31 प्लस 6 37। तो q इक्वल्स टू है 37 कूलम। q इज इक्वल टू 37 कूलम। देखिएगा 0 पे 4 कूलम है और 3 पे 37 कूलम है। तो क्या हम कह सकते हैं एवरेज कितना होगा, आई एवरेज होगा डेल्टा क्यू, चेंज इन चार्ज कितना हो रहा है, टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 37 माइनस 4 कितना, 33 अपॉन टोटल टाइम कितना फ्लो किया है अभी तक। तो टोटल टाइम कितना लगा है 3, तो कितना हो गया 11 एम्पियर हो गया। क्या ये आपका एवरेज हमने निकाला 11 एम्पियर। क्लियर है? देखिएगा हमने आपको यहाँ पे एवरेज निकाल दिया। एवरेज आई एवरेज इक्वल्स टू टोटल नेट चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब कोई मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि कि आप बताइए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस कितना होगा। तो मैं सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करूंगा, I इक्वल्स टू dq अपॉन dt इक्वल्स टू 6t प्लस 2। क्लियर है? अब मान लीजिए 6t प्लस 2, तो मैंने क्या कहा t इक्वल्स टू 0 पे पुट करें। t इक्वल 0 पे करंट कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू हो जाएगा 2 एम्पियर। अगर मैं t इक्वल्स टू पुट कर दूं कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3 6 18 प्लस 20, तो I कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। इज दिस क्लियर? एम आई मेकिंग दिस क्लियर? एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। शिवम, इज इट क्लियर? क्या मेरा वीडियो लैग कर रहा है क्या?
21 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, उसमें 19 लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और बोर्ड 20 लोगों को क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आप वेरीफाई कर लें। आई एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से ही कोई प्रॉब्लम है। इट इज एज ऑफ नाउ करंट। अरीज ने कहा है सर ये काइनेमेटिक्स के सिमिलर है। बिल्कुल अरीज, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद है ना, बिल्कुल सेम चीज नहीं है क्या? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बिल्कुल सेम है। तो ये एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट याद रखना। एवरेज का मतलब इंटरवल में, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी वक्त पे। क्लियर है? जल्दी से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, एवरीवन ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। हर टॉपिक को समझते चलेंगे, दिक्कत हो पूछते चलो। अब फिजिक्स में कुछ नहीं बचा है आपके लिए। फिजिक्स मेहनत करने वाले पोर्शंस निकल गए हैं। अब हर टॉपिक पहले इंस्टेंस में समझने की कोशिश करनी है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करें। ठीक है निधि, अंजन बिल्कुल सही है। आनंद मेहनत कर लो थोड़ा। अरीज ठीक है। सिद्धांत गलत है। रिया सही है, रिया कुमारी। आनंद ठीक है। कल्याणी, कल्याणी ठीक है। वैष्णवी आई डोंट नो क्या कहना चाहता है, वो ठीक ही है। वो सॉल्व तो ठीक ही किया था। दिव्या बिल्कुल सही है। दिव्या बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए। शिवम ठीक है। आयुषी ठीक है। आयुषी पावर कहाँ गया उसका? मीनू नहीं, गलत 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 है। आनंद ठीक है। अच्छा ठीक, रविशंकर पावर ठीक है। नहीं आयुषी गलत है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। अब बोल रहा है टाइम, पहले तो बोल रहा है 1 सेकेंड। पहले तो मेरे को क्वेश्चन में दे रहा है टाइम 1 सेकेंड। दूसरा दे रहा है करंट जो है, करंट जो है वो कितना हो रहा है? करंट इक्वल्स टू 1 है। तो हम सब जानते हैं कि I इक्वल्स टू क्या होता है? I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। क्लियर? तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? I इंटू टी नहीं हो जाएगा? उस हिसाब से क्या चार्ज फ्लोन 1 कूलम आ रहा है क्या? चार्ज फ्लोन 1 कूलम आ रहा है। सिद्धार्थ ठीक है। तो अगर चार्ज अगर आ रहा है 1 कूलम तो हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू होता है N इंटू ई। क्लियर है? Q आ गया 1 कूलम, N का पता नहीं, E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये तो हम जानते हैं पहले से ना, कितना एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, -19। ठीक। अब अगर इस लिहाज से देखें तो N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसको वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इज दिस क्लियर? दिमाग लगाएं क्या ज्यादा इस पे। हो गया ना? सबका आंसर आ ही चुका है ऑलमोस्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन ट्राई करें सब लोग। एवरीवन अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। Got first answer from Deep. Let's wait, Deep.
दीप अंजन, आप दोनों का डिफरेंस है आंसर में थोड़ा सा। लेट्स सी, देखते हैं किसका सही है। दोनों एक बार रिविजिट कर लें। एंड ट्राई टू वेरीफाई दिस। करंट दिया हुआ है I इक्वल्स टू आई नॉट, इसकी वैल्यू 10 दी गई है, प्लस अल्फा 4 इंटू टी। आई की वैल्यू ये दी गई है। Find the charge crossed through a section of wire in 10 seconds. जल्दी, मेरे पास अभी जो आंसर्स आए हैं, एक तो 5, 50 और 500, 3 आंसर्स आए हैं। अरीज, आपका वाला आंसर मुझे डाउट है उस पर। ठीक है, मुझे उस पर डाउट है थोड़ा कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, शायद आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। निधि, आपका 46 आ रहा है, दीप का 500 आ रहा है, दीप और अंजन दोनों का आंसर फिर सेम है। फिर ओजस्वी का 500 आ रहा है, वैष्णवी का 500 आ रहा है, बट 4 to 5 आंसर, यानी अंजन का आंसर सही था। फिर अंजन का आंसर यानी बिल्कुल सही था। फिर ठीक है, देखते हैं। तो आप I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? dq अपॉन dt लिख सकते हो, dq अपॉन dt लिख सकते हो। देखो, आप लोग दो आंसर दे रहे हो, मुझे लग रहा है 500 और 50 का डिफरेंस मैं समझ गया, आप लोगों का दोनों सही है। आप लोग, कुछ लोग चार्ज बता रहे हो, कुछ लोग एवरेज करंट बता रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। dq बाई dt इक्वल्स, ऐसा किया है क्या, 10 प्लस 40। सबको इतना तो समझ में आ गया होगा, ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dq इक्वल्स टू 10 प्लस 4t, 10 प्लस 4t इंटू dt होगा। बोलिए, हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक, कि हमें 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया ये निकालना है। तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10t प्लस 4t स्क्वायर बाई 2। एक्सपेक्ट आपको बेसिक इंटीग्रेशन आपसे हो जा रहा हो, 0 से लेके 10 तक। देखते हैं, पहले 10 पुट करते हैं, तो 10 इंटू टी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस ये तो 2 हो जाएगा, 2t स्क्वायर, 2 इंटू टी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। दैट इज गेटिंग इक्वल टू 300। क्या चार्ज 300 कूलम आ रहा है? क्या आप सबका गलत है? आप सबका आंसर गलत है। क्या 300 कूलम आ रहा है क्या? दीप, गलत है क्या? अंजन, प्राची, कहां इशू है बताइए जल्दी। अरीज, शिवम, क्या Q से आपको पता है निकालना? क्या I से Q नहीं निकाल लेंगे? दिव्या, ठीक था आपका, समझ में आ गया। बस सबने एक ही तरह की गलती किया है। कैसे? क्या आप लोगों ने 40 स्क्वायर ही रहने दिया क्या? तो अगर Q इतना आ गया, तो अगर मुझसे कोई एवरेज करंट पूछेगा, तो एवरेज करंट कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, यानी कितना हो जाएगा, 300 कूलम अपॉन टाइम कितना, 10, कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर। बोलिए, इज दिस क्लियर? अब अगर ये चार्ज निकल जाएगा तो करंट निकालना थोड़ी ना कोई बड़ी बात है। बोलिए, निकाल लेंगे क्या? आप लोग भी 500 और 50 बता रहे थे। करेक्ट आंसर इज 330। गलती को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जल्दी से, 30 सेकंड टाइम दे रहा हूं, लिख लीजिए जल्दी से। गिविंग यू 30 सेकंड टाइम, नोट इट डाउन।
चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बिल्कुल करंट को बेसिक से जानेंगे। ठीक है, आज हम लोग करंट का बेसिक्स जानेंगे कि करंट आखिर फ्लो करता कैसे है, किस वजह से फ्लो करता है। तो क्या होता है कि पहले हमें समझना पड़ेगा एक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, कोई मटेरियल की, कैसा भी मटेरियल दो, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं मान लीजिए पेन दे दूं आपको, तो इस पेन के अंदर की प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसे समझेगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो क्या होता है कि सबसे पहले होता है हमारे पास, अंदर में होते हैं टोटल मॉलिक्यूल्स, एटम्स होते हैं। अब एटम्स कैसा होता है, तो सबको पता है कि एटम्स, अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं एटम्स की बात करूं, तो एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम्स के अंदर एक होता है हमारे पास फिक्स चार्ज, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, दो ही तरह की चीजें होती हैं। एक होता है न्यूक्लियस और उसका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब वो एक मैटर बनाने की कोशिश करता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपनी बैलेंस सेल से बाहर आ जाते हैं। दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो अगर अब पहले हमारे पास से दो ही तरह के सिस्टम था, एक था हमारे पास न्यूक्लियस और दूसरा था अपने पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक नया नेचर हमारे पास आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो अगर मैं एक मटेरियल की बात करूं, किसी मटेरियल की बात करूं, तो उसके अंदर कुल 3 तरह के चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स मौजूद, देखने की कोशिश करते हैं। पहला होता है हमारे पास, पहला होता है हमारे पास न्यूक्लियस। क्लियर। पहला हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस। क्लियर। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस। दूसरा दूसरा हमारे पास क्या होता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करने वाले हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वेल नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नेचर ऑफ एटम है ना, एटम का नेचर पढ़ा है ना। एटम में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो हेवी होता है काफी, एटम का सारा मास उसी में होता है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये दोनों चीजें बड़ी नहीं है, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थोड़ी सी एनर्जी गेन करके एक्साइटेड हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं अपने ऑर्बिट से। उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन। उनको कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं। तो तीसरा जो अपने पास चार्ज पार्टिकल आता है, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम सारे चार्जेस के बारे में बात करेंगे। क्लियर, सारे चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। इन एनी मैटर, मैं सब लिखवाऊंगा आपको। इन एनी मैटर three types of charges, three types of charges are available. Three types of charges are available. Are available. तीन तरह के चार्जेस अवेलेबल, कौन कौन सा देखते हैं। पहला, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पहला क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इसके बारे में अगर मैं लिखूं, these charged particles
are bounded or fixed. ये जो चार्जेस होते हैं ये क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं और क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. कल्याणी, जो आपने सवाल पूछा है उसके बारे में हम 5 मिनट के बाद बात करेंगे, ठीक है. जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है वो हेवी होता है, हाई मास का होता है और वो क्या होता है, फिक्स होता है. क्लियर. बी, दूसरा देखते हैं. दूसरा देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स revolving around nucleus in fixed orbits. ठीक है. ये दोनों चार्जेस क्या होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा क्या होता है उसके अराउंड घूमने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इन दोनों चार्ज को हम लोग कहते हैं, इन दोनों चार्ज को हम लोग कंबाइंड रूप से कहते हैं बाउंड चार्जेस. याद रखिएगा, इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग कहते हैं बाउंड चार्जेस. ये बाउंड चार्जेस हैं, ये फिक्स्ड चार्जेस हैं. दे डोंट कंट्रीब्यूट इन द फ्लो ऑफ करंट. करंट के फ्लो में इनका कोई रोल नहीं होता है. लिख सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं हम लोग, they do not contribute in flow of current. आपको दो चार्ज मैंने समझा दिया. एक के बारे में बोला कि न्यूक्लियस है जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो फिक्स रहता है. दूसरा, अगर न्यूक्लियस फिक्स है तो उसके अराउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स हो गए. तो ये दोनों जो होते हैं इनका करंट से कोई लेना देना नहीं होता है. ये करंट में हमें बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत है इन दोनों चार्ज में तो बताओ. इन दोनों चार्जेस में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि हम अब इसके बाद पढ़ेंगे सी, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यही सबसे काम का चीज है जो पूरे चैप्टर में हम लोग यूज करने वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन की वजह से कुछ एनर्जी गेन करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने सेल से बाहर निकल जाते हैं. दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है? तो कह सकते हैं दोज इलेक्ट्रॉन्स which gain some energy, and get excited, which gain some energy and get free from न्यूक्लियस. फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कुछ एनर्जी को गेन कर लेते हैं और गेन करके एक्साइटेड होकर रिलीज हो जाते हैं, these electrons are called free electron. क्या आपको एक मटेरियल के अंदर समझ में आया क्या कि कुल मिला के 3 तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दोनों को मिला के हम लोग बाउंड चार्ज कहते हैं, बिकॉज दे डोंट मूव.
तीसरा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि those electrons which gain some energy and get free from the nucleus, ठीक है, are said to be basically free electrons. Is it clear? जल्दी लिख लें इसको, जल्दी लिख लें सब लोग, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट नोट इट डाउन, एवरीवन नोट इट डाउन। एक कल्याणी ने, आपने जो सवाल पूछा था कि सर इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है प्रेजेंट, इसके बारे में हम बात तुरंत करेंगे अभी। निधि ने एक सवाल पूछा है, सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनता कैसे, एनर्जी कहां से आती है? क्या होता है निधि कि 0 केल्विन के ऊपर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, 0 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल मोशन आता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है, और वो एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट होता है, फाइनली क्या हो सकता है, वो रिलीज हो सकता है। जल्दी, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमें बताता है कि कौन सा मटेरियल कैसे बिहेव करेगा। कौन सा मटेरियल कैसे बिहेव करेगा ये हमको पता चलता है फ्री इलेक्ट्रॉन से। रिया ने बोला है कि सर अगर निधि ये फिगर तो शो करने के लिए काम आएगा ना, निधि ये फिगर तो शो करने के लिए काम आ सकता है ना, ये बना लें। कल रिया आपने बोला कि सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन कर ले, आप कहना चाहते हो इलेक्ट्रॉन नहीं, एनर्जी गेन कर ले तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं रिया, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर वो एनर्जी गेन कर लेगा तो फ्री हो जाएगा। कल्याणी ने पूछा है कि सर नंबर ऑफ एटम से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा? पता चल जाता है, मुझे बताना पड़ेगा कि हर एटम में ऑन एवरेज कितना इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। क्लियर? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, हर मटेरियल का एक नोन है ऑलमोस्ट, कितना कितना रेंज में होता है। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि सबने इतना लिख लिया होगा और समझ लिया होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अगले टॉपिक पे आ रहा हूं, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो मटेरियल को के टाइप को डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, स्मॉल एम। ये आपका पीछा बहुत देर तक नहीं छोड़ेगा, खासकर इसका यूज आज नहीं होने वाला है। क्लियर है? आशीष ने कहा 30 सेकंड, आशीष रुक जाता हूँ, चलो लिख लो, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। और क्लास का ना ऑर्डर देखते चलो कैसे चल रहा है। पहला 2 पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। जल्दी लिख लें, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। अच्छी थिंक हो गया होगा। चलिए चलिए ठीक है, तो एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, नया टर्म डिफाइन करते हैं एन। इसकी जरूरत हमें आज नहीं, अगले क्लास में पड़ेगी। ये एन क्या है? ये एन कहते हैं हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कई जगह इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह दिया जाता है। तो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कल्याणी जो आपने बोला कि सर कौन से मटेरियल में कितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा यही एन डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल हम लोग कंडक्टर कहेंगे, कौन सा हम लोग सेमी कंडक्टर कहेंगे, और किसको हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है।
materials with very high end, materials with very materials with higher number of free electrons are said to be conductors. Are said to be conductors. एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है. यही वो चीज है जो डिसाइड करता है कि हमारा कंडक्शन कितना होगा. सिल्वर एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, बट हमारे लिए मेन एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, कॉपर. ऐसे मटेरियल एनसीईआरटी में एक चार्ट भी दिया हुआ है किसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम पर वॉल्यूम ज्यादा है, किसका कम है. याद नहीं रखना उसको, बस देख लेना एक बार. क्लियर है. नंबर अगला, जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा. यानी मैं सिंपल सा बात कह सकता हूं इस केस में कि हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी हाई. तभी कहेंगे हम लोग ये क्या है, कंडक्टर है. इज इट क्लियर. अगर मैं उल्टा लिखूं, materials with lesser number of free electrons are said to be insulators. Are said to be insulators. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए. इज दिस क्लियर क्या. ठीक है. आदर्श रेंज नहीं. आप एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, एक बार चार्ट देख लेना, उससे समझ लेना किसका ज्यादा किसका कम है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर द रेंज और एनीथिंग. एन की वैल्यू दी जाएगी एग्जाम में, ना ये पहचानने के लिए देगा कौन कंडक्टर कौन इंसुलेटर. ये एन मैं बताना चाहता हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी डिसाइड करती है कि कौन सा अच्छा कंडक्टर है और कौन सा बुरा कंडक्टर है. तीसरा, materials with lesser number of free electrons at room temperature but n increases with temperature. बड़ा इंटरेस्टिंग है सेमीकंडक्टर के बारे में. सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग. ये ऐसा मटेरियल है जो 0 केल्विन पे अगर आप देखोगे अगर, तो बिल्कुल ही कोई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेगा. थोड़ा रूम टेम्परेचर में देखोगे तो थोड़ा बहुत नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा. लेकिन जैसे से टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर करके वो एक्साइटेड होकर के कहां चले जाते हैं, वो एक्साइटेड होकर के वो फ्री हो जाते हैं. और फ्री होकर के वो क्या कैसा बिहेव करने लगते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं. तो सेमी कंडक्टर को अगर हायर टेम्परेचर पे रखेंगे तो ऑलमोस्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. क्लियर है. सुपर कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके रिस्पेक्टिव मेटेरियल्स में जितने होंगे बस उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. बिल्कुल सही. ठीक है. अरे सुपर कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके रिस्पेक्टिव जितने होंगे बस उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ही ज्यादा होता है उसमें. सुपर कंडक्टर एक आइडियल सिचुएशन है, वो कोई रियल सिचुएशन नहीं है.
इलेक्ट्रॉन सिर्फ थर्मल एनर्जी से फ्री होते नहीं आदर्श, और भी तरीके हैं जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग और भी कई तरीकों से एक्साइट कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीका थर्मल मोशन। नेचुरली अगर एक्साइट करना हो इलेक्ट्रॉन को तो कैसा होगा, थर्मल मोशन। क्लियर? तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर का भी कुछ एग्जांपल अपने को याद रखना चाहिए, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है इस पर तो हम लोग को। एग्जांपल होता है कार्बन, सिलिकॉन। इस पूरे स्लाइड का एक ही फैक्टर है, स्मॉल एन। स्मॉल एन ज्यादा तो कंडक्टर, बहुत कम तो इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर मतलब मिड वाला रेंज का। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है सबको? वैष्णवी, कंडक्टर में इटसेल्फ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। कंडक्टर में खासियत यही होती है कि उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम ऐसे ही बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सेमी और इंसुलेटर में इतना कम होता है कि और टेम्परेचर दोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेमी कंडक्टर सिर्फ इतना होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? इसको जा करके आप केमिस्ट्री में 12th में और फिजिक्स में जा करके आप इसको वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के नाम से डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में। तो ऐसे ये जो टॉपिक मैंने बताया है इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। लेकिन अभी समझने के लिए काफी है कि भाई जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो अच्छा कंडक्टर, जिसके पास कम वो बुरा कंडक्टर। क्लियर है? बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड चीजें आपको एग्जाम में पढ़नी है। सॉलिड स्टेट में शायद आता है यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आकाश, सेमीकंडक्टर का एन की बात करोगे तो ना ज्यादा बहुत ज्यादा होता है, ना बहुत ही कम होता है, और बहुत ज्यादा आसानी से टेम्परेचर से चेंज कर सकता है ये। क्लियर है? मतलब सेमीकंडक्टर में आपको दूं तो आज से ये सेमीकंडक्टर का मतलब समझना कि सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि जीरो कि कम टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर है और ज्यादा टेम्परेचर पे वो कंडक्टर है। यही सेमीकंडक्टर को बहुत बड़ा स्कोप देता है। सेमीकंडक्टर को बहुत बड़ा स्कोप देता है, यही प्रॉपर्टी उसकी। इट कैन बिहेव एज इंसुलेटर एज वेल एज इट कैन बिहेव एज कंडक्टर आल्सो। इसके बारे में पूरा चैप्टर और पूरी इंडस्ट्री बनती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल जो पढ़ रहे हैं हम लोग और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है। नहीं हरीश, नहीं कह सकते ऐसा। मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। नहीं अंजन, वो सब आइडियल सिचुएशन है अंजन। फिजिक्स में हम 12th में कोई आइडियल सिचुएशन की बात ही नहीं करते। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है अंजन? की रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, एक्चुअली जीरो हो जाए, यही है ना प्रैक्टिकल चीज। तो हम ये मानते ही नहीं है ना। चलिए, तो अब एक बात समझ गए कि हमारे पास मेटल्स को कंडक्टर कहते हैं। मेटल्स में क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंडक्टर्स। क्लियर? निधि ने एक सवाल पूछा है, निधि ने एक सवाल पूछा है कि सर डिफरेंट कंडक्टर में डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन होता है। बिल्कुल, और एक टेम्परेचर में फिक्स भी होता है। तो एनसीईआरटी में वो चार्ट को देखिएगा, आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ट मिल जाएगा। ठीक है? यदि हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर मेटल का केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को अलग एनर्जी चाहिए होती है एक्साइट होने के लिए, तो इसको लेकर के केमिस्ट्री ज्यादा नहीं हमें पढ़ने की जरूरत है। यदि हम जानते हैं ना कि कौन से, आपने पढ़ा होगा कि इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, SPDF ब्लॉक्स होते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है आपने, वो सब चीजें यही तो बताता है हर मैटर, हर एटम अलग क्यों है। ठीक है, चलिए खैर इस पे नहीं जाते, हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। अब देखो, हम इंसुलेटर और उसको भूल गए, हम बात सिर्फ कंडक्टर को कर रहे हैं। कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। कंडक्टर का मतलब जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपको एक कंडक्टर दिख रहा है, और ये जो येलो कलर से मैंने बनाया है वो क्या है? वो है फिक्स चार्ज, या कह सकते हो बाउंड चार्ज। इसको हमने मान लिया बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज
क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि बाउंड चार्जेस तो ठीक है, लेकिन हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? तो याद रखिएगा, आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, वो बहुत ही हाई स्पीड से रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं। वही काम हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन भी कर रहा होता है, बहुत ही हाई स्पीड से। क्या होता है? रैंडम मोशन शो कर रहा होता है। ठीक है, कैसे देखते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को उठा के देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। ये क्या दिखाना चाहता था? मैं दिखाना चाहता था कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो किसी भी मैटर के अंदर वो क्या होता है? रैंडम मोशन शो करता है, लाइक गैसियस मॉलिक्यूल्स, लाइक गैसियस मॉलिक्यूल। इसीलिए कई बुक में इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी कह देते हैं हम लोग। एक नाम है जो साइंटिफिक नाम नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स इसको लिख देते हैं। साइंटिस्ट ने कहा इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? रैंडम मोशन में मूव करता है, और क्या करता है? जहां भी बाउंड चार्ज मिलेगा उससे ये टकराएगा और अपना पाथ क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। तो जहां जहां ये टकराएगा बाउंड चार्जेस से, वो क्या करेगा? अपना पाथ को चेंज कर लेगा। तो ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद बाउंड्री एंड बाउंड चार्जेस, बाउंड चार्जेस और बाउंड्री के सक्सेसिव कोलिजन की वजह से ये वेरी हाई स्पीड से रैंडम मोशन में मूव कर रहा होता है। इज इट क्लियर? एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स free electrons move in random directions, random motion, random motion, random motion with very high, with very high thermal, very high thermal speed। याद रखिएगा, बहुत ही हाई थर्मल स्पीड से, ऑलमोस्ट ये थर्मल स्पीड का ऑर्डर याद रखेंगे हम लोग, 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये ऑर्डर में बहुत अलग कलर से लिख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थर्मल वेलोसिटी का जो स्पीड होता है वो ऑलमोस्ट 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड के करीब होता है। वेरी हाई थर्मल स्पीड, वेरी हाई थर्मल स्पीड having continuous collision with bound charges। क्लियर है क्या? जल्दी लिखिए इसको। बिल्कुल वैष्णवी, एनर्जी बिल्कुल लूज होगा, इसी की वजह से हीटिंग इफेक्ट पड़ा था ना वैष्णवी। वैष्णवी हीटिंग इफेक्ट पड़ा था, बताइए। करंट फ्लो होता है तो बॉडी गर्म होती थी, यही तो रीजन है। हम लोग बात करेंगे आगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रैंडम डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या करता है? कॉन्टिन्यूअस कोलिजन करता है विद बाउंड चार्जेस। ठीक है, जल्दी इस फिगर को बनाइए, फिगर बहुत काम का है। और फिगर के अंदर आप ये व्हाइट एरो मैंने बनाया वो मत बनाइएगा, फिगर में का मैं बहुत यूटिलाइजेशन करवाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है निधि,
आप उसको अगर बना चुके हैं तो लिख दीजिए रैंडम मोशन। बिल्कुल इसको याद करिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स को, गैसियस मॉलिक्यूल्स को याद कीजिए। इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट मूव्स लाइक गैसियस मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी कह देते हैं। ये मैं शब्द यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल रिया, ये सब बातें करेंगे। रिया, ये जो मैं कहानी शुरू किया हूं, ये कल जब अगले दिन जब ये टॉपिक एंड करेगा ना, तो ओम्स लॉ से लेकर सब निपट जाएगा एक ही टॉपिक के अंदर में। पूरे एनसीईआरटी का कम से कम 10-12 पेज एक ही डेरिवेशन के अंदर निपट जाएगा पूरा। इसी को, बेसिक्स को समझिए। आज आपको इसमें पता चलेगा आखिर करंट क्यों फ्लो करता है, कैसे करता है आप जानते हो, क्यों करता है ये आप नहीं जानते हो, ठीक है। चलिए, आई होप सबने लिख लिया होगा, आई होप सबने लिख लिया होगा। लेट्स सी, देखते हैं। तो मैं क्या मानता हूं कि चलो रैंडम मोशन में बहुत हाई थर्मल स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मान लिया इस बार, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने आपको एक कंडक्टर कट करके दे दिया, मैंने आपको एक पेन दे दिया या कोई सिंपल सा एक तार कट करके दे दिया, बोला बताओ इसमें करंट कितना होगा, करंट कितना होगा इसमें। तो आप बोलोगे ना कि अच्छा करंट निकालना है, तो एक बार थोड़ा वेलोसिटी का हिसाब किताब देखते हैं, असम्पशन करते हैं, और हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं। हेडिंग डाल के रखना ठीक से, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, हेडिंग डाल के रखना। अज्यूम करते लेट n free electrons in random be in random motion in given material, in given conductor with their velocities b u1 u2 u3 un respectively. इज इट क्लियर? क्या मैंने बोला कि मान लेते हैं कि एक वक्त में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब रैंडम मोशन मूव कर रहा है आपके तरह, आप लोग भी रैंडम मोशन मूव करते रहते हो इधर उधर। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है, u1 है, u2 है, u3 है, सबका एक वक्त का ना वेलोसिटी निकाल लिया रिस्पेक्टिवली एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ठीक। किसी वक्त में सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है। तो अगर मान लीजिए मैं ये निकालने की कोशिश करूं कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, u1 प्लस u2 un डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, n। बोलिए क्या लिख सकते हैं, क्या डिवाइडेड बाई n? भाई हम कॉमन आदमी सीधा सीधा n से डिवाइड कर देंगे। नहीं आदर्श, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसी पे फोकस करें, दिमाग फोकस नहीं है आदर्श, ठीक है। इसको मैं जिज्ञासा नहीं मानता टू गेन नॉलेज, इसको मानते हैं एबिलिटी टू लूज कंसंट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स में सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है, हर बॉडी रैंडम मोशन में मूव कर रहा है, कोई 30 डिग्री पे, कोई 60 डिग्री पे, कोई 20 डिग्री पे, कोई 40 डिग्री पे।
इन सबका जब हम वेक्टर सम निकालेंगे तो आपको भी पता है कि जब कोई चीज रैंडम है तो रैंडम चीजों का सम, वेक्टर सम जो होगा वो कुछ भी करके कहें लेकिन वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। मानते हो क्या? क्या आप इस बात को मानोगे क्या कि वेक्टर सम कर रहे हो, डायरेक्शन भी काउंट कर रहे हो और रैंडम मोशन की बात कर रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पे सबका रैंडम मोशन जब जोड़ेंगे तो एंड में वो क्या मिलेगा अपने को? जीरो मिलेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आया, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो मेरा है वो क्या है? वो मेरा है जीरो। ये अभी की जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो। तो अगर इलेक्ट्रॉन का कोई एवरेज मोशन है ही नहीं तो क्या हम नहीं कह सकते कि एक क्रॉस सेक्शन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट भी आ रहे होंगे? बोलो, मानते हो क्या? मानते हैं क्या कि देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट। कभी कभी अगर मान लीजिए मैं आपको सीधा वायर दे दूं और पूछूं करंट होगा, क्या बोलोगे? नहीं होगा करंट। गलत एजम्पशन है। करंट मत बोलो, आप बोलो देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब नहीं है कि अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है पर कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज इसके किसी सेक्शन में नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? आज के बाद अपना परसेप्शन क्लियर रखना। इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट राइट जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन नेट करंट जीरो है क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है उतना इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहा है। क्या ये सबको क्लियर है? बेसिक पॉइंट। क्या अगर मैं सीधा सीधा एक कंडक्टर दूं आपको, क्या अगर मैं सीधा सीधा आपको एक कंडक्टर शो करूं, मैं आपको एक सीधा सीधा एक कंडक्टर शो करूं और अगर मैं बोलूं कि इस कंडक्टर के सेक्शन में क्या हो रहा है, तो मैं सिंपल इतना ही कह सकता हूं, ऑन एवरेज अगर n इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इतना ही इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट भी जा रहा है। तो नेट फ्लो is zero, hence current will also be zero। क्या मेरी बात सबको समझ में आई क्या? एक सिंपल सा वायर कट करके दे दूंगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, अंदर में कितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन नेट फ्लो ऑफ करंट क्या कहेंगे हम लोग? जीरो। क्या ये सबको क्लियर है? क्या हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के इस टॉपिक को एंड कर सकते हैं क्या? Hence we can say there is no net flow of net charge flow through any cross sectional area. There is no net flow of charge through any cross sectional area. Hence we can say I is equal to zero. क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्या मैंने आपको ये समझ में आया कि एक कंडक्टर को दिया, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी देखा तो जीरो, तो एवरेज फ्लो ऑफ चार्ज भी क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरे जगह, वो भी जीरो है। इलेक्ट्रॉन्स का कोई नेट फ्लो ऑफ नहीं है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं एवरेज देखूं कि कोई दाएं से बाएं कितना मूव कर रहा है तो वो कुछ भी नहीं है, तो नेट फ्लो जीरो है। हम कह सकते हैं कि करंट भी क्या होगा? जीरो। इज दिस क्लियर? तभी हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट करें, एक एक पॉइंट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहानी की तरह समझ जाना है खाली। मैं सारे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, अगले लेक्चर तक ये डेरिवेशन बढ़ते बढ़ते ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, जितनी भी चीजें आप 10th में पढ़ो सब कुछ कवर करके खा जाएगा ये टॉपिक। एक ही टॉपिक के अंदर में सब कुछ आ जाएगा। 3 सवाल बन सकते हैं इस टॉपिक से डेरिवेशन के, उसके बाद बस नॉर्मल है, सॉल्व करो आगे बढ़ो वाला टॉपिक है खाली। जल्दी लिख लें,
बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कोलाइड 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 कर रहे हैं, अपना वो कोलिजन कर रहे हैं। हमने एक क्रॉस सेक्शन उठाया, बोला चलो देखा जाए कितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं 2 सेकंड में, कितने राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। हम सरप्राइज रहे, हमने देखा कि अच्छा रैंडम मोशन की वजह से जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर जा रहा है, मतलब कोई नेट करंट का फ्लो नहीं है। थोड़ा बोलो बोलो, यस नो करो, समझ में आया कि नहीं, तभी समझ में आएगा ना कि लिख कि आगे बढ़ना है कि नहीं। कहानी समझ में नहीं आया तो पूछ लो। यानी का स्लाइड ऊपर करो। चलिए अब इसी में मैं तड़का लगाऊंगा, थोड़ा सा इसी में थोड़ा मैं एडिशनल चीजें लगाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जल्दी से लिख लो तो सही, यस देन वी कैन इजीली मूव अहेड। गुड, चलो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक पढ़ना भी जरूरी है। तो एक बात समझ गए, जो शुद्ध भाषा में मैं कहूं कि अगर मैं वायर को कट करके आपको सीधे सीधे दे दूं, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करे, तो करंट फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? बैटरी। हमको बैटरी चाहिए करंट फ्लो कराने के लिए। तो हमने क्या लगा दिया? हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस लगा दिया। तो हमारा जो अगला सब टॉपिक है, जो अभी टॉपिक हमारा चल रहा था, उसी के अंदर सब टॉपिक डालें, कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल कंडक्टर लिए थे, अब कंडक्टर में बैटरी भी लगा दिया है। तो कंडक्टर में हमने क्या लगा दिया? एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये वाला टर्मिनल दूसरा वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया कि एक बैटरी लगा दी। एक डेरिवेशन है, छोटा डेरिवेशन पर ध्यान देना है। क्लियर है? तो अब हमने क्या लगा दिया? पॉजिटिव है और क्या है? नेगेटिव है। तो आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी क्या हो रहे होंगे? रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर ही रहा होगा अपना बेचारा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से आपको भी पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा दोनों साइड्स, दोनों के बीच में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? पॉजिटिव के अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। या मैं कहूं कि ये साइड मेरा प्लेट पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला नेगेटिव हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। कितना? अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स कितना लग रहा है? Q इंटू ई। यानी अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा लग रहा है फोर्स? एक फोर्स लग रहा है E इंटू ई। याद रखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पे फोर्स लगेगा कितना? Q इंटू ई। तो ऑपोजिट लगेगा, मैं अभी मैथमेटिकली भी शो करूंगा इसको। तो अब इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगने लगा है, इस फील्ड के लगने की वजह से। क्या असर पड़ेगा इस फोर्स लगने की वजह से, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगने लगा है, हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स से क्या होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, फिर से लिखते हैं। कंसीडर n free electrons, consider n free electrons in the conductor having initial velocities, एक एक लाइन समझते चलना है। initial velocities
as U1, U2 up to UN। समझ लीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका स्पीड क्या है, U1, U2, U3, UN तक। क्लियर है? जब तक हमने बैटरी नहीं लगाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। When potential difference is applied, when potential difference is applied across conductor, is applied across conductor, is applied across conductor। जब कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो F फोर्स इक्वल्स टू कितना हो गया, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू E माइनस क्या हुआ, हर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, माइनस E इंटू E, जो कि जेन्युइन बात है। हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है माइनस E इंटू E। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में F इक्वल्स टू माइनस E इंटू E, एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन। सही बात है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है तो कह सकते हैं कि ये हर एक इलेक्ट्रॉन का एक अपना एक्सेलरेशन भी होगा। कितना होगा, माइनस ई बाई एम। मानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक अपना एक्सेलरेशन भी होगा, ई इंटू एम। तो आप मुझे बताओ कि क्या हर इलेक्ट्रॉन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसका स्पीड सेम रहेगा क्या? क्या उसके स्पीड में चेंज नहीं आ जाएगा क्या? क्या हम कह सकते हैं कि दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कुछ चेंज आएगा? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन लग गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब इसके वजह से चेंज कितना होगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, याद रखिएगा। मान लेते हैं कंडक्टर का लेंथ जो है वो L। फिगर जल्दी इसको बनाइए, सब लोग इस फिगर को बनाइए। बहुत इंटरेस्टिंग 2 लाइन का डेरिवेशन कराने वाला हूं। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा और आज का क्लास एंड कर दूंगा। नया टर्म एक इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, जल्दी से। तो हम इतना तो लिख ही सकते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता था, याद करिए, E इंटू L। इतना मैथमेटिकल तो हमें पता ही है, V और E के बीच का डिफरेंस, V इक्वल्स टू E इंटू L। ठीक है, जल्दी से इसको इतना को ड्रॉ कीजिए। मैंने आपको इतना समझा दिया कि बस इस फील्ड के लगने की वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगने लगा है। मैं हो सकता है कि 4-5 मिनट क्लास एक्सटेंड करो, बी पेशेंट। जो हम टॉपिक शुरू किए हैं ये हम समझ लेना हमारे लिए जरूरी है। हो गया? फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा, फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा। एग्जाम में 3 नंबर में आ जाता है डेरिवेशन। और आप डेरिवेशन करके देखना, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं है, खाली समझना है। मैथमेटिकल पार्ट तो 2 लाइन का ही है सिर्फ, ये कहानी वानी ना लिखे तो 2 लाइन का डेरिवेशन है।
अगर लिख लिया है तो से यस, सो दैट वी कैन मूव अहेड, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो, अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश, आप समझिएगा गौर से मेरी बात। मैंने बोला कि मान लीजिए एक एक न्यूक्लियस है और एक और न्यूक्लियस है, और एक बाउंड चार्ज है, दो बाउंड चार्ज है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, इन्हीं दोनों के बीच, एक दोनों एक से मोशन शुरू कर रहा है और यहाँ पे जाके वो पहुंच रहा है और कोलिजन कर रहा है। ठीक, मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन, ये दो कोलिजन के बीच की जर्नी मैंने बोली, ठीक है, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए स्पीड जो है इसका वो u है, मान लेते हैं u है, किसी nth कोई nth पार्टिकल ले लिया है और इसका जो फाइनल स्पीड हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है v। फाइनल स्पीड कितना हो जा रहा है v हो जा रहा है, क्लियर है? फाइनल स्पीड कितना हो जा रहा है vn हो जा रहा है। इनिशियल स्पीड ले लिया, फाइनल स्पीड ले लिया और एक टाइम ले लिया। टाइम क्या है? टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द कोलिजन, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव, टाइम ड्यूरेशन between two successive collisions। तो आपको भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन पहले न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक पहुंच रहा है तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, u से v हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो हर दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? अपनी स्पीड गेन कर रहा है, स्पीड उसकी चेंज हो रही है। तो क्या, कैसे चेंज हो रहा है समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं लेट final velocities of each electron, each electron be v1 v2 हम लोग फाइनल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? v1 v2 vn एंड t1 t2 to tn be the time taken between two successive collisions, between two successive collisions, successive collisions। ठीक है, तो मैं, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि बताइए v1 कितना होगा, तो मैं तो यही कहूंगा ना, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस at, तो यही कहूंगा। तो मैं क्या कहूंगा? v1 इक्वल्स टू u1 माइनस ई बाई एम t1, क्लियर है? मैं उसी तरीके से अगर v2 लिखूंगा, v2 क्या होगा? क्या लिखेंगे? u2 माइनस ई बाई एम t2। और अगर इसी तरीके से मैं बात करूं vn, कितना हो जाएगा? un माइनस ई बाई एम tn। इज इट क्लियर? क्या मैं अगर बोलूं कि सबने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन किया है, तो पहले वाले का वेलोसिटी u प्लस एटी हो गया, दूसरे वाले का u प्लस एटी हो गया, तीसरे वाले का भी u प्लस एटी हो गया, तो हमारे इस एक्सेलरेशन की वजह से सबकी फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे बोले कि फाइनल एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अगर कोई मेरे से बोले कि फाइनल एवरेज वेलोसिटी क्या,
फाइनल एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, समझने की कोशिश करते हैं। आपको भी पता है कि वी एवरेज कितना होगा। वी एवरेज अगर आपको निकालना हो तो आप क्या बोलोगे, v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाई n। बोलिए, इज इट क्लियर? क्या फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे हम लोग, v1 प्लस v2 अप टू vn। अगर मैं बोलूं कि v1 के v के दो पार्ट, एक u वाला पार्ट है, क्या लिखेंगे? सबको जोड़ देते हैं एक साथ, सबको जोड़ दो v1 v2 vn को, तो u1 प्लस u2 अप टू कितना हो जाएगा, un तक चला जाएगा, माइनस ई बाई एम कॉमन ले लेते हैं, सब में तो एक ही है, ई बाई एम तो है ही, और क्या ले लेते हैं, t1 प्लस t2 अप टू समथिंग डिवाइडेड बाई n। इज इट क्लियर? क्या मुझे आप बताओ कि क्या आप लोग ये जानते हो क्या कि अगर मैं बोलूं कि इसके कुल मिला के दो पार्ट्स हैं, इसके कुल मिला के दो पार्ट्स हैं, u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइडेड बाई n माइनस ई बाई m t1 t2 अप टू n डिवाइडेड बाई n। इज दिस क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है? क्या हम ये नहीं जानते हैं कि ये इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस ई बाई एम इंटू t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइडेड बाई n। बोलिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। मैंने बोला फाइनल एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू, क्या लिखा हमने, v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाई n। ये डेरिवेशन है, सीधा सीधा समझ लोगे, काम खत्म। इज इट क्लियर? तो मैंने बोला कि u वाला पार्ट एक होगा और एक होगा माइनस ई बाई एम इंटू t1 प्लस t2 वाला पार्ट होगा। तो इतना तो आपको पता ही है कि हमने पहले मान रखा है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un का बाई n का वैल्यू, यानी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो वो तो पूरा 0 हो गया। अब बचा आपका फाइनल वेलोसिटी। बोलिए, क्या इतना क्लियर है? क्या तो क्या अब आप लोग के पास एक ही टर्म बचा क्या, दो में से? याद रखिएगा, एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है समझने की कोशिश करें। रिलैक्सेशन टाइम छोटा सा टर्म है, रिलैक्सेशन टाइम देखते हैं। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में अगर आप समझने की करो तो लिखते हैं हम लोग, इट इज द average time duration, average time duration between two successive collisions। ये एग्जाम में आता ही है, two successive collisions between two successive collisions इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टाउ से, और टाउ इक्वल्स टू कुछ नहीं होता है t1 प्लस t2 अप टू tn बाई n को हम लोग नाम दे देते हैं टाउ। इज इट क्लियर? ये t1 प्लस t2 यानी एवरेज टाइम जो होता है उसी को क्या नाम दे देते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? इसको नाम दे दिया हमने रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है, अब आप गौर से देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास एवरेज वेलोसिटी जो गेन कर गए हम लोग वो कितना आ गया, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। इज दिस क्लियर? यही मेरा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, टॉपिक आज का। थोड़ा स्लो गए, अदरवाइज हम खत्म कर लेते हैं आज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको ये बात समझ में आई कि इस पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने की वजह से हमने एक एवरेज वेलोसिटी गेन कर लिया है, विच इज व्हाट, विच इज
which is known as drift velocity. कल अगले दिन हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की शुरुआत करेंगे. आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इतना तक पूरा करके पूरा लिख लोगे कॉपी में. एवरेज वेलोसिटी जो गेन हुआ है इसी को कहते हैं, तो लिखते हैं द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसी एवरेज वेलोसिटी को नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके बारे में हम अगले दिन और बात करेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन क्लियर है? इसी एवरेज वेलोसिटी को मैं नोट्स अब तुरंत अपलोड कर दूंगा, आप इसको लिख लीजिएगा. दैट इज कॉल्ड, दिस एवरेज वेलोसिटी इज पॉपुलरली नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आप लोग यहीं तक लिखें, कॉपी पूरा नोट्स लिख लीजिएगा, मैं कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा अगले क्लास में. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज दिस क्लियर? क्या सबको यहां तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज मैं नोट्स अपलोड कर देता हूं तुरंत 2 मिनट में. चलिए, हैव अ नाइस डे देन. लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आपको हम ये नोट्स अपलोड कर देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा, जो छूटा हुआ पोर्शन उसको लिख लीजिएगा और अगले दिन एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेंगे. पढ़ के आइएगा. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.